अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। पटना में नीट की छात्रा संवेदना मौत मामले में पटना एसएसपी ने सीसीटीवी फुटेज से किसी तरह की छेड़छाड़ से इनकार कर दिया है। पटना एसएसपी ने कहा कि हॉस्टल से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। इसमें रिपोर्ट आई है, फुटेज में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई। एसएसपी ने बताया कि 5 जनवरी को पीड़ित जब अपने कमरे में गई थी, उसके बाद रात को 2-2 मिनट के लिए बाहर आई थी। इसके बाद कमरा बंद हो गया था, जिसे अगले दिन हॉस्टल के गार्ड ने खोला था। हॉस्टल का जो सीसीटीवी फुटेज है उससे संबंधित डीवीआर को सीज किया गया और डीवीआर का एनालिसिस के लिए एफएसएल में भेजा गया, जहां से एफएसएल के द्वारा कंफर्म कराया गया कि ये जो वीडियो है वो लगातार है और इस वीडियो में कहीं भी किसी तरह का भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये वीडियो जो है वो पूरे अलग जगहों का लगाया गया है, जो जितने भी रास्ते हैं सब जगह को कवर करता है। इसमें जब देखने से ये पाया गया कि दिनांक 5 तारीख को दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास पीड़िता हॉस्टल में ही रहने वाली एक अन्य लड़की के साथ हॉस्टल में आती है, स्टेशन से यहाँ पहुँचती है और अपने कमरे में जाती है। कमरे पे जो गेट एंट्री है उस पर फुटेज वगैरह है। इसमें दिखाया जाता है कि वो केवल 2 बार 2-2 मिनट के लिए निकलती हैं, जो बाथरूम जाती हैं और वापस आ जाती हैं, और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो अपने कमरे में ही रहती हैं। उनको अपने कमरे से न कभी निकलते देखा गया, ना ही किसी अन्य लड़कियों के द्वारा ये सूचित किया गया कि कोई व्यक्ति वहाँ पे आया है। और नीट की छात्रा संवेदना की मौत मामले में डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि नीट छात्रा मौत मामले में संबंधित हॉस्टल पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था। पुलिस को जो भी जानकारी मिली वो हॉस्पिटल से मिली। उन्होंने कहा कि हॉस्टल संचालिका चाहती तो डायल 112 को भी बता सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए उनके खिलाफ भी हम लोग एक्शन लेंगे। उनके हॉस्टल का लाइसेंस रद्द करवाएंगे। थाना को निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट है वहां का हॉस्टल का, उसकी यह जिम्मेवारी है कि यदि सामान्य से सामान्य घटना होती है उसकी भी जानकारी थाना को दें, क्योंकि यह बच्चियों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य का सवाल है। इसलिए सूचना देने में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। अभी जो घटना हुई है उसमें यह पाया गया कि पुलिस को सूचना देने में काफी विलंब हुआ। ये हॉस्टल की भी जिम्मेवारी है, इसके लिए उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको हॉस्टल चलाने के जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा। सी कैन नॉट रन एनी हॉस्टल इन पटना। हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी संचालिका है जिसमें घटना हुई है उन्होंने पेरेंट्स को खबर कर दिया, इसके संकेत मिले हैं, लेकिन पुलिस को एकदम ही नहीं खबर किया। डायल 112 को खबर कर सकते हैं, डायल 112 यहाँ पे अवेलेबल है, 10 मिनट के अंदर में हमारी डायल 112 पहुंच जाती है। बिहार में हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में 24 घंटे महिला वार्डन की नियुक्ति अनिवार्य होगी। इसके अलावा वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाई कर्मी समेत सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना जरूरी होगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हॉस्टल के मुख्य गेट, गलियारों, डाइनिंग एरिया और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी। वहीं नए दिशा निर्देश की जेडीयू प्रवक्ता ने सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इससे बेटियों की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सकेगी। वहीं आरजेडी और कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए और ठोस कदम उठाने की मांग की। ने जो एसओपी जारी किया है, जिसमें हॉस्टल में नियमित निगरानी, सीसीटीवी कैमरा, महिला वार्डन की नियुक्ति, सुरक्षा निगरानी के लिए महिला हेल्प डेस्क, तो 12 नंबर ऐप चलाने की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गारंटी करने का निर्देश दिया गया है। यह सुरक्षा संबंधी मानक के लिए आवश्यक। लेकिन अभी भी 25% कार्य हुआ है। अभी उनको बाकी का कार्य करना और हम लोग उन कार्यों को भी करवा के रहेंगे। उनको ये क्लियर करना चाहिए था कि इसको कौन सा डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा। महिला बाल विकास विभाग कंट्रोल करेगा, सामाजिक सुरक्षा विभाग कंट्रोल करेगा, और साथ ही साथ चूंकि उसमें बच्चियां जो रहती हैं वो 18 से कम वर्ष की रहती हैं, तो उसको भी लेकर एक विशेष प्रावधान करना चाहिए था। वाह, कमाल है। मतलब कोई भूखा शेर एक मेमने को कह रहा है कि आओ मेरे पास सुरक्षित रहोगे। असली गुनाहगार सरकार ही है। बेटियों का दुश्मन, बेटियों का लुटेरी ये सरकार है। नोच के खा रही है ये सरकार, इसलिए इसके झांसे में बेटियां ना आए।
बिहार में हॉस्टल पर जारी दिशा निर्देश पर डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि अभया ब्रिगेड और पिंक का मोबाइल टीम के जरिए हॉस्टल की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी हॉस्टल का निबंधन पुराने नियम के मुताबिक है, जिससे लेकर नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। ये एक मैंडेटरी किया गया है इस गाइडलाइंस में कि किसी प्रकार की यदि घटना घटित होती है बच्चियों के साथ हॉस्टल के अंदर, तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म्ड, डायल 112 शुड बी कॉल्ड। तो इस प्रकार जो बच्चियां वहां रहती हैं वो यदि जा रही हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, रजिस्टर में पूरी एंट्री होनी चाहिए और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए। मैंने सभी हॉस्टल्स में गाइडलाइंस में दिया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी होना चाहिए। 7 निश्चय 3 के तहत शिक्षा पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य पर सरकार का जोर है। वहीं सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया। इसमें लड़कियों की उच्च शिक्षा पर सरकार का फोकस साफ दिखता है। जेडीयू और बीजेपी ने नीतीश सरकार के इस अहम फैसले की सराहना की, जबकि कांग्रेस ने पहली की घोषणाओं की तरह हालात का मुद्दा उठाते हुए इसे जनता को बेवकूफ बनाने का नया तरीका बताया। युवाओं को इससे उनका भविष्य संवारने का काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भविष्यदर्शी राजनेता के रूप में काम करते रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आज के निर्णय का है। बल्कि हर प्रखंड तक डिग्री कॉलेज खोलने का ठोस रोडमैप है। खासकर बेटियों को उच्च शिक्षा पर फोकस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण और रोजगारपरक पढ़ाई। यह दिखाता है कि सरकार सिर्फ डिग्री नहीं, दिशा दे रही है। जुलाई 2026 तक पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य बताता है कि यह घोषणा नहीं, प्रतिबद्धता है। गांव में पक्की सड़क कहां लागू हुआ, कौशल विकास कहां लागू हुआ। तो कुल मिलाकर के ये सरकार जो है वो 7 निश्चय में जो घोषणा कर रही है वो पूर्ण रूप से ढकोसला है और सरकार इसके लिए मार्केटिंग कर रही है और मार्केटिंग के साथ साथ बिहार के लोगों को बेवकूफ भी बना रही है। दरभंगा में मजदूरी के बकाये को लेकर शुरू हुआ विवाद जातीय हिंसा में बदल गया। SC/ST एक्ट के तहत 70 नामजद और 150 ब्राह्मण जाति के लोगों पर केस दर्ज है। आरोप है कि जो लोग नहीं थे उनका नाम भी दिया गया। पैसा 2,47,000 2,47,000। ये तस्वीर देखिए, वीडियो दरभंगा के हरिनगर का है। 30 जनवरी के इस वीडियो में दो पक्षों के बीच विवाद साफ साफ दिख रहा है। बातचीत से लग रहा है कि पूरा विवाद मजदूरी के बकाये पैसे का, लेकिन मजदूरी विवाद से शुरू हुए झगड़े ने जातीय हिंसा का रूप ले लिया। आरोप है कि उच्च जाति के 70 नामजद और 150 लोगों पर SC/ST एक्ट में केस दर्ज करा दिया गया। इसमें कुछ ऐसे लोग के नाम भी हैं जो गांव से बाहर रहते हैं। अब तक 12 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं, जिसके बाद गांव के पुरुष गिरफ्तारी के डर से गांव से फरार है। जेल रहे नहीं भेल रहे, नहीं मान गलिए। एक पक्ष की ओर से आपसी रंजिश में SC/ST एक्ट का सहारा लेकर जबरन फंसाने का आरोप लग रहा है, तो दूसरे पक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में आए ब्राह्मण समाज के लोगों ने पासवान टोले पर हमला कर 11 लोगों को जख्मी कर दिया था। लोग आए। कितने लोग थे? 250 से ऊपर था सर। पूरा रोड जाम था, बच्चा से लेके सीनियर तक सब आया था। हालांकि SDPO बिरौल भी मानते हैं कि ये पूरा मामला पैसे के लेन देन का ही है। लेन देन का 2 लोगों का मामला है, उसी में उन 2 लोगों के विवाद को जातिगत रूप दिया गया है। जबकि SC/ST के अधिकारियों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि जो दोषी नहीं है उनका नाम हटाया जाए और जो छूट गए हैं उन्हें जोड़ दिया जाए। निर्दोष कुछ उसमें निर्दोष भी है, उसमें भी FIR हुआ है। राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान ने भी DMCH का निरीक्षण किया, घायलों से मिले और कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने छोटे विवाद को बड़ा रूप दे दिया। मामला बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन गुंडा तो इसको हाईलाइट कर दिया। सवाल है कि क्या 30 जनवरी को शुरू हुए पैसे के विवाद को बाद में जातीय रंग दे दिया गया? न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से, जहां तिलका मांझी विश्वविद्यालय एक बड़े विवाद में घिरता नजर आ रहा है। आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की।
जिस यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसी के आधार पर विश्वविद्यालय ने छात्र शिकायत निवारण कमेटी के गठन का आदेश जारी कर दिया। विश्वविद्यालय के कुल सचिव की ओर से 2 तारीख को सभी कॉलेज को पत्र भेजकर इस कमेटी को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया गया। तो अभी सूचना मिली है कि एक लेटर जारी किया गया है विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा, जिसमें एक कमेटी बनाई गई है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी जो 2026 का गाइडलाइन आया था उस पर रोक लगाया है, तो ये यूनिवर्सिटी के कुलपति या जो भी इस पदाधिकारी इस लेटर को जारी कर रहे हैं वो किस मानसिकता से जारी कर रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं? दरअसल है क्या, जो लोकपाल महोदय हैं उदय मिश्रा जी, रिटायर्ड व्यक्ति हैं, बहुत जानकार आदमी भी है, इनको लोकपाल बनाया गया है। मेरे पास रिक्वेस्ट करने आए थे कि यह लेटर पहले गया हुआ था, तो इसको आप अपने स्तर से भेज दीजिएगा तो थोड़ा जल्दी उस पर काम होगा। लेकिन इनको भी जानकारी नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। अज्ञानता बस बुझिए, है ना, उसको लेटर निकाल दिया गया, है ना, लेकिन अभी तुरंत इसको निरस्त कर दिए हैं। इसकी कॉपी है ना, ये भूल बस गलती हुई है। ये नोटिफिकेशन मेरी समझ से पहले ही निकल गया था, कोर्ट का आदेश बाद में वो आया है और उस पर उसको तत्काल तो स्थगित ही रखा जाएगा, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि होता है, उससे इतर जो है हम लोग जाने का प्रयास नहीं करेंगे। बिहार में बिजली उत्पादन में लगातार विस्तार जारी है और एक बार फिर ऊर्जा विभाग ने इकरारनामा किया है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कचरा में 185 मेगावाट और सौर ऊर्जा और 285 मेगावाट आवर बैटरी भंडारण को लेकर इकरारनामा पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान द पावर ऑफ ईयर 2025 बिहार एग्री हाइलाइट्स का विमोचन किया गया। ऊर्जा मंत्री और सचिव ने इकरारनामा के बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 2 फेज में काम होगा और उसके बाद बिहार बाकी राज्यों में बिजली उत्पादन में सबसे बेहतर स्थान पर होगा। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और सचिव मनोज कुमार सिंह से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। विद्युत विभाग ने बड़ा इकरारनामा किया है। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। सर, किस प्रकार की सौगात बिहार वासियों को भी मिलेगी? जैसा मैंने जिक्र किया कि नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी पे एम्फेसिस डाला जा रहा है पूरी दुनिया में और भारत उसमें आगे चल रहा है, तो बिहार भी उस भूमिका में को निर्वहन करके भारत के योगदान प्रगति में योगदान देने के लिए तैयार है। अभी जो एमओयू हस्ताक्षर हुआ है, किस प्रकार का एमओयू है और कितना पावर जो है? हमने 185 मेगावाट रहेगा। एमओयू हस्ताक्षर का दूरगामी प्रभाव कितना रहेगा? पावर मिलेगा हमको, सस्ती बिजली मिलेगी, महंगी बिजली अभी खरीदते हैं हम लोग, सस्ती बिजली मिलेगी। जो बिहार पावर जनरेशन कंपनी है उसने ईपीसी मोड में कजरा में लखीसराय में 2 फेज में हम लोगों ने सोलर प्लांट लगाए थे बैटरी स्टोरेज के साथ। तो आज जो पहला फेज है जो 185 मेगावाट और 254 मेगावाट आवर के बैटरी स्टोरेज के साथ है उसकी कमीशनिंग हम लोगों ने कर दी थी। आज जनरेशन कंपनी का डिस्कॉम के साथ पीपीए था ताकि अब उसके जो कमर्शियल एस्पेक्ट हैं वो भी कवर कर सकें, उसी का एमओयू साइनिंग था। ये टारगेट कब तक रखा है आपने? ये ऑलरेडी कमीशन हो रखा है। जो दूसरा हमारा फेज है जो वो हमारा अगले साल फरवरी 27 तक हो जाएगा। आप देख सकते हैं एमओयू हस्ताक्षर भी हुआ है। कजरा जो लखीसराय में है वहीं पर 185 मेगावाट जो सौर ऊर्जा है, इसके साथ ही 282 मेगावाट आवर बैटरी भंडारण परियोजना से जो उत्पादित बिजली का जो विद्युत आपूर्ति है उसको लेकर इकरारनामा हुआ है। और इकरारनामा के बाद जो है साफ तौर से ऊर्जा विभाग का मानना है कि जो बिजली की समस्याएं हैं बिहार में हमेशा के लिए अब दूर हो जाएंगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। जो इसमें कांड का विश्लेषण किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि 6 तारीख को पीड़िता को हॉस्टल के कमरे से निकाल के डॉक्टर सजानंद के अस्पताल लाया गया था। फिर समुचित इलाज हेतु जो परिजनों के द्वारा ही इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। अग्रता अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को एमएलसी काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। थाना को सूचना प्राप्त होने पर एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे आई जो इनके परिजनों से मिली
परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो होश में आएंगी तब उनका अपना बयान दर्ज करके अग्रिम कांड दर्ज करेंगे वे लोग। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ के परिजनों को नंबर दिया गया अपना कि अगर कुछ भी इसमें तो ये पूरा मामला क्या है, अब तक क्या क्या हुआ है, सब कुछ आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। जहानाबाद की बेटी संवेदना की मौत के 24वें दिन पटना पुलिस एक बार फिर मीडिया के सामने आई। पटना पुलिस के बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अब तक की जांच की स्थिति बताई और ये माना कि शुरुआती जांच में पटना पुलिस के अफसरों से गलती हुई। चित्रगुप्त नगर थाना की एसएचओ रोशनी कुमारी की ओर से लापरवाही बरती गई। कदमकुआं थाना के इंचार्ज पर भी लापरवाही का आरोप है, जिनके खिलाफ एक्शन लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विजिट किया गया था और उसमें जो कदमकुआं थाना में प्रभार में जो चल रहे थे उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था और जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा कि पहले दिन परिवार के लोगों ने ही पुलिस कार्रवाई से इनकार किया था। प्रभात मेमोरियल अस्पताल की सूचना पर एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि बाद में घर वालों ने 9 जनवरी को पुलिस को कॉल कर बुलाया। अग्रता अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को एमएलसी काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। मामले में जांच आगे बढ़ी और लामा रिपोर्ट के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई तरह के खुलासे हुए, जिसमें सबसे अहम ये बात है कि पीड़िता के कपड़ों पर स्पर्म की पुष्टि की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यौन हिंसा की आशंका जाहिर की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मंतव्य में यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन छात्रा रात में 2 बार कमरे से कुछ मिनट के लिए बाहर आई, लेकिन उसके कमरे में कोई नहीं गया। पुलिस ने यह भी कहा कि जांच में सीसीटीवी फुटेज के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की बात सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस की पीसी के बाद भी मौत की गुत्थी सुलझती नहीं दिख रही और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि शुरू में पटना पुलिस ने जल्दबाजी में बयान क्यों दिया? केस दर्ज होने के 3 दिन बाद हॉस्टल क्यों पहुंची पुलिस? थानेदार ने जांच के लिए पहले अपने चालक को हॉस्टल क्यों भेजा? दुष्कर्म की आशंका के बाद भी कपड़े क्यों नहीं जब्त किए गए? पुलिस ने हॉस्टल और छात्रा के कमरे को सील क्यों नहीं किया? जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों से क्या निष्कर्ष निकला? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत के विरोध में बिहार पुलिस की कार्यशैली और बिहार सरकार का ढिलमुल नीतियों के खिलाफ आम लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। इस जघन्य कांड के विरोध में लोगों ने सड़कों पर उतरकर न सिर्फ विरोध जताया बल्कि बिहार में अपनी तरह का पहला विरोध मार्च भी निकाला गया, जिसमें करीब 22 किलोमीटर की पदयात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। विरोध मार्च मृतका के पैतृक गांव से जहानाबाद शहर तक 25 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला गया। बहन बेटी के सम्मान में पूरा बिहार मैदान में स्लोगन के साथ निकली न्याय यात्रा में जेडीयू नेता भी शामिल हुए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। छपरा के चर्चित सरिता हत्याकांड में एसआईटी ने घटना के मुख्य आरोपी और मृतका के पति सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मृतक सरिता के परिजनों को न्याय की उम्मीद जग गई है। 16 जनवरी 2026 की ये तस्वीर अब भी आपके जहन में जिंदा होगी। सारण के हरिहरनाथ थाना क्षेत्र से सामने आए इस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि गाड़ी से निकला शख्स महिला। हेडलाइंस के प्रायोजक किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। देश का नंबर 1 स्टोर रिपर एंड सेल्फ कंबाइन 9355।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, देश का नंबर 1 स्टोरीपर एंड सेल्फ कंबाइन 9355। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां धर्म सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन करने का हिंदू संगठन ने आरोप लगाया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे नगर थाना की पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। कहा कि बिना एनओसी के भारी संख्या के लोगों को प्रार्थना सभा के लिए बुलाया गया था। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल एक मकान में करीब 300 से अधिक महिला और पुरुष मौजूद थे। वहीं पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। हमें सूचना मिली कि इस घर में धर्म परिवर्तन का खेल चला जा रहा है, तो हम इस सूचना पे यहाँ पे आए, प्रशासन को भी सूचित किए कि सर इस तरह की बात है। यहाँ पे आने के बाद देखे कि जर्जर मकान है जिसमें लगभग 500 की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं और पूरा एकदम गहमा गहमी बनी हुई थी। हमने देखा कि वहाँ पे ईसाई मशीनरी का पूरा स्लोगन लिखा हुआ था। ये लोग वहाँ पे मोटिवेट किया जा रहा था कि आप हमारे धर्म में आए, हम आपका इलाज करेंगे, हम आपका मुफ्त इलाज होगा, ईसाई का कृपा होगा। तो हमने इस चीज का विरोध किया और विरोध करने के बाद हम प्रशासन से मांग किए कि इसको खाली कराया जाए। तो अभी काफी हद तक खाली हो गया, धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं। अब तो अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान में जो आएगा वो किया जाएगा, करवाई। सूचना क्या मिली थी आपको? सूचना मिला था कि यहाँ धर्म परिवर्तन के कार्य हो रहा है। अच्छा, तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।